बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अगले हफ्ते के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों में कहां है कमाई के शानदार मौके। हम आपको बता दें कि हम हर रोज आपको अगले दिन और खासतौर पर इस बार सोमवार के ट्रिगर्स तो बताएंगे ही, जिनसे शेयरों में हलचल रहती है। इसके अलावा खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब भी देंगे जहां पर आपको अगले दिन मिलेगा एक्शन। आप हमसे सवाल पूछिए, व्हाट्सएप करें 9582222666। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल जरूर भेजिए और #बाजार आज और कल जरूर लिखिए। तो आज हमारे साथ सोमवार के बाजार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान है, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का करते हैं शो में स्वागत। और हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी बताएंगे सोमवार और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स, यानी कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं और किन इवेंट्स पर रखनी चाहिए नजर। तो बातचीत शुरू जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन मतलब हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा, जरा आज के इस अपडेट पर सबसे पहले डाल लेते हैं नजर। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी हमने देखा बाजार मुनाफा वसूली का ही शिकार हुए। सेंसेक्स 850 अंकों से ज्यादा फिसलकर 54,835 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 271 अंक टूटकर 16,411 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 642 अंक गिरकर 34,591 के लेवल पर आज हुआ बंद। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से आप समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा निफ्टी खास तौर पर 350 पॉइंट टूटकर बंद हुआ है। इतनी बड़ी गिरावट बाजार में क्यों आई? हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दबाव और इस दबाव की वजह थी अमेरिकी बाजार। जी हां, कल देर रात अमेरिका में तेज गिरावट देखने को मिली 1000 पॉइंट की डाउ में, और नेस्डेक भी तगड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ और इसके चलते भारतीय बाजारों को कमजोर तो होना ही था। हालांकि गुरुवार के सेशन में वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन थोड़ा कल हम कमजोर होकर बंद तो हुए ऊपरी स्तरों से, लेकिन फिर भी आज थोड़ा तो और एडजस्ट करना था। 16,500 के नीचे शुरुआत हुई, फिसले 16,400 के नीचे भी गए। उसके बाद पूरे दिन भर सीमित दायरे में नीचे 16,350, ऊपर 16,500, इस पर्टिकुलर रेंज में दिन भर बाजार ने टाइम पास किया और बंद होते होते 16,400 के थोड़ा सा ऊपर। कमोवेश यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 34,500 के आसपास दिन भर वक्त बिताया और थोड़ा सा इसके ऊपर जाकर बंद हुए। कोई बहुत खास रिकवरी नहीं दिखी और खुलने के बाद कोई खास तेज गिरावट भी नहीं, और इसकी वजह है कि हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में लोग इंतजार कर रहे हैं अगले हफ्ते का, और उसके बाद बाजार पर मूड माहौल देखना चाहते हैं। एफआईज की तरफ से मिला जुला सा कारोबार है। इंडेक्स पे एफआईज की लॉन्ग पोजीशन काफ़ी कम हो चुकी है, तो बिकवाली का प्रेशर इंडेक्स पे कम है। मार्केट ओवरसोल्ड होकर थोड़े हल्के भी हैं, यही बड़ी वजह कि बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। लेकिन मूड माहौल ऐसा है कि किसी को खरीदने में इंटरेस्ट है नहीं, न नतीजे कोई बहुत दमदार आ रहे हैं, तो रिकवरी भी कोई खास दमदार होती नहीं दिख रही। तो पूरी तरह से ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार, पूरे ओवरऑल मार्केट के लिहाज से, और नतीजों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं स्टॉक्स और सेक्टर के लिहाज से। तो कुल मिलाकर हफ्ते के आखिरी दिन एक और बड़ी कमजोरी वाला सेशन, जहां 16,500 के नीचे हम बंद होते दिखे हैं निफ्टी पर। आइए एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की है भारी भरकम बिकवाली। 5,517 करोड़ रुपए के बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं एफआईआईज की तरफ से। वहीं डीआईआईज की तरफ से आए हैं खरीदारी के आंकड़े, और कैश मार्केट में डीआईआईज ने की है 3,014 करोड़ रुपए की खरीदारी। और अब ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, येट अगेन बहुत ही इवेंटफुल हफ्ता। आरबीआई की सरप्राइज पॉलिसी, फेड का हाई गेन, और उसके बाद एक मर्जर भी हमने आज देखा। इनफैक्ट ऑल इन ऑल बाजार के लिए काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड समय रहा, लेकिन हुए गिरावट के साथ ही बंद। फिलहाल कैसा एक्शन एक्सपेक्ट करें हम बाजार में, और क्या आपकी राय रहेगी? नहीं, डरने का माहौल है। और मैं पिछले कुछ दिनों से इवनिंग वाले शोज में, भले मंडे हो या थर्सडे हो, रोज जो शाम को कमेंट देते हैं, और इस शो में भी मैंने यही बोला हुआ है कि अब डरना चाहिए। और पर्टिकुलरली देखिए, मार्केट्स 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली बंद हुए हैं, तो फंडामेंटली तो देखिए इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन इन और सबकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस, इन सब की चिंताएं तो है ही है, और ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। इन सब के बीच में
फिर ये दूसरा टेक्निकली भी अब काफी वीक हो गया है, और रेट हाइक्स जो एक सरप्राइज अनप्लेजेंट सरप्राइज था जो कि अचानक से हुआ, हालांकि ठीक है जो उन्होंने लिया था वापस से वही लगा दिया, बट फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट्स में बहुत डर के काम करना चाहिए अभी, और ऐसा मेरा मानना है कि नीचे के लेवल्स और भी देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से स्टॉक्स के अगर चार्ट्स को देखें तो काफी टेक्निकली वीक हो गए हैं, तो शॉर्ट टर्म में मुझे मंदी लगती है, लॉन्ग टर्म की बात अलग है। सो ओवरऑल वन नीड टू बी वेरी कॉशियस। ओके, तो कॉशियस रहने का समय है अभी, ऐसा मानना है संदीप जी का। संदीप जी, आज मैं आपसे जानूंगी सबसे पहले कि अगर किसी को पोजिशनल व्यू रखनी हो, हफ्ते भर का नजरिया रखना हो, तो कौन से स्टॉक में आप खरीदारी की सलाह देंगे? संदीप जी, संदीप जी सुन पा रहे हैं? संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, चेक चेक, या बिल्कुल संदीप जी, सब या बिल्कुल या बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आपको हम सुन पा रहे हैं। आज मैं आपसे जानूंगी आपकी पोजिशनल पिक, सबसे पहले हफ्ते भर का नजरिया कहां, और उसके बाद प्लीज आप अपना लॉन्ग टर्म नजरिया इन्वेस्टमेंट पिक भी बताइएगा आफ्टर पोजिशनल। या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शॉर्ट टर्म जो मैं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे लाया हूं, वहां पे सेल कॉल है और काफी वीकनेस दिख रही है। मैंने जैसा कि कहा एफएनओ स्टॉक्स में काफी वीकनेस है, तो अशोक लेलैंड को बिल्कुल बेचना चाहिए। इन लेवल्स पे 120 के लगभग क्लोज हुआ था, 115 113 का टारगेट और 123 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे मास्टेक को देखा जा सकता है, क्योंकि दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए थे वहां पे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन हो भी चुका था। तो 2792 यानी कि 2800 के लगभग बंद हुआ है, तो 3020 3050 का टारगेट लगा और 2710 का स्टॉप लॉस। ओके, तो संदीप जी ने दो पिक्स हमें बताई है। इंट्राडे मतलब सोमवार के लिए सेल कॉल है संदीप जी की तरफ से अशोक लेलैंड में। इंट्राडे एफएनओ की पिक है संदीप जी की तरफ से। वहीं मैस्टेक में पोजिशनल व्यू में मैस्टेक में खरीदारी करने की सलाह संदीप जी दे रहे हैं। आइए अब स्टॉक्स पर कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उस पर अब आप क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा पावर के नतीजे भी आए हैं। हमने देखा कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 482 करोड़ से बढ़कर 632 करोड़ रुपए हुआ है। आमदनी 10,363 करोड़ से बढ़कर हुई है 11,960 करोड़ रुपए। मार्जिन में हल्का सुधार हमने जरूर देखा है। टाटा पावर इन दिनों बाजार के फेवरेट शेयर है में से एक है, तो टाटा पावर में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहे संदीप जी? टाटा पावर सर्टेनली देखिए, पावर स्टॉक्स में काफी पावर दिख रहा है, भले वो एनटीपीसी हो, एनएचपीसी और कई पावर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। डिमांड फैक्टर भी काम आ रहा है साथ में, और ऊपर के लेवल से टाटा पावर में भी करेक्शन आया। और मैंने देखा हमारे को पैनलिस्ट, बहुत सारे को पैनलिस्ट ने, दिग्गजों ने टाटा पावर पे बेट लगाई है और सबने राय दिया है। और मैं भी यही कहूंगा कि इन लेवल्स पे समहाउ फंडामेंटली और टेक्निकली मैंने पहले रेकमेंड नहीं किया इसको ज्यादा, बट यस रिजल्ट्स आर गुड। और इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, फ्रेश खरीदारी, चूंकि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स वीक है और कहीं भी अगर कोई करेक्शन मिलता है तो नीचे के लेवल्स पे लिए जा सकते हैं। सो स्टे पुट, जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है उनको गिरावट पे लेनी चाहिए। बिल्कुल, टाटा पावर में बने रहने की सलाह दे रहे हैं संदीप जी। आगे बढ़ते, ऑटो एंसिलरी कंपनी सुंदरम क्लेटॉन के नतीजे भी आए सामने, लेकिन अच्छे नहीं पेश किए कंपनी ने नतीजे। कंपनी की आमदनी 6,440 करोड़ से बढ़कर 6,902 करोड़ रुपए जरूर हुई है, मगर मुनाफा जो है वो 167 करोड़ से घटकर 164 पर आ गया है। सुंदरम क्लेटॉन में कोई राय आपकी, क्या करने की सलाह देंगे? सुंदरम क्लेटन में मैं यही कहूंगा कि होल्ड करके रखें। समहाउ मुझे कंपनी वैसे बहुत बढ़िया लगती है, और कुल मिला के पिछले मार्च के मुकाबले ये मार्च ऑलमोस्ट बराबर सा ही आया है, और हालांकि मार्जिन्स भी बराबर से हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशंस के हिसाब से और जो ग्रुप की पेडिग्री है, और ऑटो इंसुलरी स्टॉक समहाउ अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी करेक्टेड और काफी अंडर प्ले कर रहे थे मार्केट्स को, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा है नहीं स्टॉक में, और मुझे लगता है इन लेवल्स पे स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। सुंदरम क्लेटन को होल्ड करने की सलाह संदीप जी की। बजाज कंज्यूमर चौथी तिमाही के नतीजे आए, कंपनी के मुनाफा जो है
कंसोलिडेटेड मुनाफा 54.5 करोड़ से घटकर 36 करोड़ पर आ गया है और कंपनी की आमदनी भी घटी है। बजाज कंज्यूमर क्या करें अब संदीप जी? ये एक स्टॉक है जिसमें मैं गलत पड़ा हूं, वेरी फ्रैंकली। मैं इस स्टॉक को मैंने कवर भी किया हुआ है और पहले एक बार अच्छा मूव भी दिया, बट ऐसा लगता है कि काफी हद तक ये सारे जो परफॉर्मेंस है ये प्राइस्ड इन है। तो अगेन मैं यही बोलूंगा कि अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका, ऊपर के लेवल्स 300 भी दिखाया हुआ है और उसके सामने आज अच्छे खासे नीचे के लेवल्स पे अवेलेबल है 162। तो मैं फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं दूंगा, बट ये जरूर है कि जिन्होंने हमारे कहने पे, मेरे कहने पे लिया है, तो वो नीचे के लेवल सब आए हुए, यहाँ पे एग्जिट की राय नहीं है, इसको होल्ड करके रखें, हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर हो जाए। सो ओवरऑल इट इज एन अंडर परफॉर्मर, सो कंटिन्यू होल्डिंग। ओके, बजाज कंज्यूमर कंटिन्यू होल्डिंग, ये सुझाव है संदीप जी का। अब बाजार बंद होने के बाद मर्जर की खबर आई L&T इन्फोटेक और माइंट्री के बीच। माइंट्री के 100 शेयरों पर L&T इन्फोटेक के 73 शेयर मिलेंगे और मर्जर के बाद कंपनी में L&T का जो हिस्सा होगा 68.73% रहेगा। अभी इन दोनों के मर्जर में ऐसा कह रहे हैं कि 9 से 12 महीने लगेंगे और ऐसे में एक निवेशक को इन दोनों शेयरों में क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है संदीप जी, दोनों शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 25 से 30% गिर चुके हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, बट ऑलमोस्ट देखिए इनके पी मल्टीपल्स भी सेम है और मार्केट काफी हद तक, जब इस तरीके के मूव्स होते हैं, जिस दिन माइंट्री आई थी L&T के, उसमें तभी लग गया था कि ये कहीं ना कहीं बाद में मर्ज होंगे और एक बड़ी एंटिटी बनेगी। और देखिए सिनर्जीज तो सर्टेनली मिलेगी दोनों ही कंपनियों को और ऑलमोस्ट जो बेनिफिट है वो कोई विशेष कोई डिफरेंस नहीं है। आई थिंक 73 शेयर जो L&T इन्फोटेक के, उसके सामने 100 शेयर माइंट्री, सो माइंट्री के 100 शेयर और L&T के 73 शेयर, सो ऑलमोस्ट मुझे बराबर सा लग रहा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सो जिनके पास है उनको होल्ड ही करके रखना चाहिए। ऑलरेडी आईटी स्टॉक जो आपने कहा ऊपर के लेवल से 20% करेक्ट भी किए हैं और बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है। बट यस, L&T इन्फोटेक इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, जिसको मैंने बहुत निचले लेवल से रेकमेंड करते हुए आया हूं। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, अच्छा मर्जर है, तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सिनर्जीज ही बनेगी। और जो दूसरी बात और है, मैं ये कहूंगा कि इस चीज को ऑलरेडी मार्केट काफी हद तक एक्सपेक्ट कर रहा था, तो प्राइस इन सी भी लगती है मुझे, तो होल्ड करके रखें। बिल्कुल, चलिए कुछ कॉलर्स भी के सवाल शामिल करते हैं संदीप जी। सतारा से गणेश राव पूछ रहे हैं यूपीएल पर सवाल। 75 शेयर इनके पास, खरीद है 824 की, यूपीएल पर क्या करने की सलाह देंगे? देखिए 824 की खरीद है, 787 यानी कि 787 पे क्लोज हुआ है। हालांकि एक अच्छी चीज जो मार्केट में भी देखी, इतने करेक्शंस में भी एग्री इनपुट्स वाले स्टॉक्स, फर्टिलाइजर वाले स्टॉक से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट समहाउ मैं यही कहूंगा कि मुझे ये स्टॉक, दो इट्स अ मार्केट लीडर और काफी फेवरेट रहा है सबका, और मैं इस स्टॉक को बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया हूं पास में भी। और इन्होंने लिया हुआ है, जो भी एक बाउंस आए तो कोशिश करें निकलने की, क्योंकि ऊपर के लेवल जो है 800 850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह है। और अब मुझे ये समझना है कि ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो 850 का लेवल्स है, और अगर शॉर्ट टर्म और टेक्निकली लिए है तो जो भी स्टॉप लॉसेस इन्होंने लगाए हैं उस पर जरूर से ध्यान दें, अमल करें और निकलने की कोशिश करें। क्योंकि और दूसरे मुझे अगर कोरोमंडल और चंबल ये ज्यादा बेहतर लगते हैं, वो भी एफएनओ स्टॉक्स है और वहां पे मुझे ज्यादा पोटेंशियल है। अगले हफ्ते के लिए क्या अहम ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए? हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी है, बताइए आशीष। देखिए, सबसे पहले निफ्टी की कंपनी यूपीएल अपने नतीजे पेश करेगी। इसके अलावा वायदा बाजार में भी देखें तो डालिमा भारत है, जीएनएफसी, पीवीआर जैसी कंपनीज अपने नतीजे जो है पेश करेंगी। कैंपस शूज़ की जो है इंडाइसिस पर लिस्टिंग होगी। आपको प्राइस बैंड बता देता हूँ, 278 से लेके 292 का था, यानी इशू प्राइस 292 के करीब का ही होगा। इसके अलावा LIC के IPO के आवेदन के लिए जो है आखिरी दिन होगा। इशू प्राइस जो है करीब 902 से लेकर करीब 949 रुपये का है। इसके अलावा विदेशी बाजारों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि हांगकांग और रशिया दोनों के बाजारों में जो छुट्टी है तो स्टॉक मार्केट्स वहां पर बंद रहेंगे। 10 मई ट्यूसडे की बात करते हैं तो निफ्टी में एशियन पेंट्स, सिप्ला अपने नतीजे पेश करेगी। इसके अलावा वायदा बाजार में देखें तो गुजरात गैस है, महानगर गैस, MRF, पॉलीकैब जैसी कंपनीज भी अपने रिजल्ट पेश करेंगी। एक और IPO खुलने जा रहा है मंगलवार से, देखिए प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इसका जो है इशू ओपन होगा। कुछ एडजस्टमेंट भी स्टॉक प्राइसेस में आपको देखने को मिलेंगे। इंटरिम डिविडेंड होगा लॉरस लैब्स, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। वेंसडे की बात की जाए तो
निफ्टी की कंपनी अदानी पोर्ट्स यहाँ पर इसके नतीजे आते हुए नजर आएंगे। वायदा बाजार में पेट्रोनेट एलएनजी, पंजाब नेशनल बैंक अपने नतीजे जो है पेश करेंगी। डिलीवरी का आईपीओ जो है ये ओपन होगा। काफ़ी बज़ है इस आईपीओ को लेकर। 487 रुपये के आसपास का जो है आईपीओ प्राइस रहने वाला है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स एक और आईपीओ जो है जिसका एप्लीकेशन खुलने वाला है। कुछ स्टॉक प्राइस के एडजस्टमेंट भी एक्स डेट होगी। थायरोकेट टेक्नोलॉजीज इंटरिम डिविडेंड दिया था 15 रुपये का, तो स्टॉक प्राइस में आपको एडजस्टमेंट नजर आएगा। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो यूएस के सीपीआई और चाइना के भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई दर के जो आंकड़े हैं वो आते हुए नजर आएंगे। गुरुवार की बात की जाए तो निफ्टी की दिग्गज कंपनी एलएनटी अपने नतीजे पेश करेगी। टाटा मोटर्स की भी नतीजों का इंतजार रहेगा। वायदा बाजार में देखें तो एबी कैपिटल है, जीएसपीएल है, हनीवेल ऑटोमेशन और सीमेंस भी अपनी नतीजे जो है पेश करते हुए नजर आएंगी। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का जो आईपीओ होगा इसका आखिरी दिन होगा, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। मैट्रिमोनी.com ये भी स्टॉक ऐसा है जो फोकस में रहेगा, क्योंकि बायबैक को लेकर जो बोर्ड बैठक है वो होगी तो इसका फैसला आएगा। इसके अलावा रिकॉर्ड डेट है इंडिया मार्ट, यहाँ पर भी बायबैक का जो रिकॉर्ड डेट है वो फोकस में आते हुए नजर आएगी। एचडीएफसी बैंक और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ दोनों जो है एक्स डिविडेंड जो है ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल मार्केट्स में बात की जाए तो यूके की जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो आएंगे। बात करते हैं शुक्रवार की, तो शुक्रवार में देखें तो निफ्टी के टेक महिंद्रा की जो कंपनी है इसके रिजल्ट आएंगे। वायदा बाजार में अल्केम लैब, एस्कॉट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बंधन बैंक के नतीजे पेश होते हुए नजर आएंगे। डिलीवरी और वीनस पाइप्स इन दोनों के जो आईपीओ के एप्लीकेशन का जो है आखिरी दिन होगा। एक्स डेट होंगे तो देखें जीएम ब्रिवरीज यहाँ पर फाइनल डिविडेंड होगा। ओरेकल फाइनेंस यहाँ पर भारी भरकम 190 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, तो इसका आपको एडजस्टमेंट स्टॉक प्राइसेस में नजर आएगा। और बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज यहाँ पर भी देखें तो स्टॉक प्राइस करीब करीब आधा हो जाएगा, क्योंकि 1:1 का जो बोनस है इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक प्राइसेस में नजर आएगा। हांगकांग में भी जीडीपी के आंकड़े आएंगे तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। अब सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है आजकल कि अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होगा। लेकिन हाँ, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 75-80 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। देखते हैं वहाँ क्या कुछ होता है और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे नज़र आते हैं। बाकी हमारे ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो अपने ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है नहीं, वैसे तो बाजार हल्के हैं पोजीशंस के लिहाज से। कल के सेशन में ज़रूर थोड़ी सी एफआईज की तरफ से वायदा कारोबार में खरीदारी के संकेत आए थे, लेकिन वो शायद वीकली एक्सपायरी के पहले थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी। आज के आंकड़े देखेंगे और उस लिहाज से भी थोड़ा मन बनाएंगे। अब जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, अब अगला अहम सपोर्ट 16,100 से लेकर 16,250 की रेंज में होगा। अगर हम 16,350 को नीचे ट्रेड करके तोड़कर नीचे ट्रेड करते हैं तो 16,100, 16,250। ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,600, 16,675 ये ऊपर माउंट एवरेस्ट है, जिसे पार करना बड़ा मुश्किल होगा बाजार के लिए। अब बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,000, 34,100 अब सोमवार के लिए सपोर्ट के तौर पर, और ऊपरी स्तर पर 34,900, 35,100 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी रुकावट देखेगा। तो इस तरह की रेंज के लिहाज से आपको सोमवार की करनी है तैयारी। और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानते हैं, हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, बाजार में देखिए लगातार चौथे वीक गिरावट देखने को मिली है और विदेशी बाजारों की वजह से बाजार में बिकवाली है। जब तक निफ्टी 16,666 को पार नहीं कर पाता तब तक हर उछाल में वापस बिकवाली के माहौल बने हुए रहेंगे। तो इस मार्केट में काफी चुनिंदा रहना पड़ेगा। हमारा मानना है कि फार्मा, मेटल और फाइनेंशियल काउंटर्स कंटिन्यूसली वीक रहेंगे। तो पहला ट्रेड तो रहेगा बजाज फाइनेंस का, जिसमें हमारा मानना है कि मौजूदा लेवल से 200-250 पॉइंट की ओर डिक्लाइन बन सकती है। तो बजाज फाइनेंस का 6,000 का पुट, 6,000 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 200 रुपए के आसपास ये पुट चल रहा है। 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में ये पुट आपको 300 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। वहीं बाई साइड में हीरो मोटो ठीक लग रहा है। अब देखो कि बाजार की बिकवाली के बावजूद ये काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा है। एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। स्टॉक ने 2400 के मेजर सपोर्ट को होल्ड किया और कहीं ना कहीं ऊपर में 2750-2800 तक के लेवल छू सकता है। तो हीरो मोटो पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2600 का कॉल ले, जो लगभग 5960 के आसपास बंद हुआ है। 36 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 100 से 105 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। तो हीरो मोटो बाई साइड में कॉल की तरफ और बजाज फाइनेंस सेल साइड में पुट की तरफ खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत धन्यवाद चंदन जी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और साथ ही अब संदीप जी आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन से पिक आपकी तरफ से?
बिल्कुल, कोपरान लिमिटेड और एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कंपनी है, फार्मा कंपनी, सोमानी ग्रुप मुंबई की और पारिजात ग्रुप का पार्ट है। और ये स्टॉक की सबसे बढ़िया बात लगती है मुझे, जो फंडामेंटल्स है बहुत ही बेहतरीन है और कंपनी ने क्वालिटी फॉर्मुलेशंस और एपीआईज और वर्ल्ड वाइड काफी इनका अच्छा काम किया और पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। आप देखिए कि 30 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, 28 के रिटर्न ऑन इक्विटी पे है, ऊपर के लेवल्स 370 के दिखाए, उसके सामने 356 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है और आज के खराब मार्केट में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ही बंद होने में सक्षम रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर 44% की रही है और क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहे। दिसंबर 2020 के सामने दिसंबर 2021 के रिजल्ट बहुत बढ़िया, टीटीएम बेसिस पे भी अच्छे खासे टीटीएम पे बैठे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मैं देखता हूं तो काफी उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। प्रोमोटर्स की तो शेयर होल्डिंग है ही है और एफआईआईज डीआईज भी कुछ होल्ड करते हैं और कुछ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स भी दिखते हैं। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में इन लेवल्स पे लें, 290 का पहला टारगेट और 320 का दूसरा टारगेट। कोपरान में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं संदीप जी। बहुत धन्यवाद करेंगे सर एक बार फिर से आपका हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।